हमने अभी देखा एटीपी क्या है, एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शंस क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अब हम बात करेंगे एफ और एन के बारे में और एन के बारे में। सो ये तो समझ आ गया कि एटीपी आपके पास एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, बट एफ और एन क्या ये भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं? सो एफ और एन ये आपके पास को फैक्टर्स हैं, यानी कि को एंजाइम्स। अब ये क्या होते हैं, इसको समझने के लिए ये जो टर्म है, ये जो वर्ड अभी मैंने यूज़ किया को एंजाइम का, लेट्स गो टू एंजाइम्स वाला चैप्टर। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं को एंजाइम्स क्या होता है। देखो, आपके पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को आप एंजाइम्स कहते हो। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग देमसेल्व्स, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो इनका बेसिकली काम होता है कि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। अब एंजाइम्स, हर एंजाइम कंप्लीटली फंक्शन नहीं होता। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको एडिशनल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को फंक्शनल करने के लिए। तो ऐसे एंजाइम्स को आप एपो एंजाइम्स कहते हो। एपो एंजाइम्स क्या होते हैं, आप इन्हें इनकम्प्लीट एंजाइम कह सकते हो, यानी कि इन्हें एडिशनल मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को फंक्शनल करने के लिए। तो अगर हम एक मैजिक मॉलिक्यूल, एक एडिशनल मॉलिक्यूल इस एपो एंजाइम को दे दें तो ये बन जाता है हॉलो एंजाइम, यानी कि एक पूरा कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम। ठीक है। सो ये जो एडिशनल मॉलिक्यूल आप जोड़ते हैं एपो एंजाइम के साथ उसे फंक्शनल बनाने के लिए, इसे आप को फैक्टर बोलते हो। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, को फैक्टर। को फैक्टर बोले तो कि एक एंजाइम को फंक्शनल करने के लिए जो आपको एडिशनल मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है उसे आप को फैक्टर बोल रहे हो। एंजाइम बना हुआ होता है प्रोटीन से, और को फैक्टर होता है नॉन प्रोटीनिश पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ठीक है। सो को फैक्टर नॉन प्रोटीनिशियस होता है, जबकि एंजाइम तो खुद प्रोटीन से बना हुआ है। अब को फैक्टर के बड़े सारे टाइप्स रहते हैं। सबसे पहला है आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर को एंजाइम है और एक्टिवेटर है। हमारा जो काम है यहाँ पे समझना, वो को एंजाइम को समझना है। अभी मैंने आपसे कहा कि एफ और एन ये दोनों के दोनों क्या हैं, को एंजाइम्स हैं। ठीक है, समझ आ गया। कोएंजाइम क्या होता है, एक तरीके का को फैक्टर है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो ये यहाँ पे एंजाइम्स वाला चैप्टर डालने की, घुसाने की ज़रूरत नहीं है हमें, बट स्टिल आपको ये बाद में भी पढ़ना है एंजाइम्स को। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है। देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एक्टिवेटर सभी को फैक्टर्स हैं। इन सबका काम एक एंजाइम को फंक्शनल करना होता है, जो नॉन फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है इनमें। जैसे कि एक्टिवेटर्स आपके पास वो को फैक्टर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि मेटल आयंस यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर तो एक एंजाइम के साथ मेटल आयन जुड़ रहा है तो उसे आप एक्टिवेटर बोलोगे। ये इनऑर्गेनिक कैटेगरी है किसकी, को फैक्टर की। ठीक है। अब जो एक्टिवेटर होता है वो टेम्पररी बेसिस पे एंजाइम के साथ जुड़ता है, और जैसे ही उसने रिएक्शन कर लिया तो उसके बाद एक्टिवेटर अलग हो जाएगा। जो भी मेटल आयन यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो वो अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि ब्लड में जब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम काम करता है। जिंक को फैक्टर की ज़रूरत होती है फंक्शनल होने के लिए। ठीक है। तो जिंक यहाँ पे एक मेटल आयन है, तो जिंक एक एक्टिवेटर हुआ। ठीक है। सो जिंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेटर। उसके बाद आपके पास है को एंजाइम्स। को एंजाइम्स आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, उसे फंक्शनल बनाते हैं। तो इस तरीके के मतलब ऑर्गेनिक को फैक्टर्स को आप को एंजाइम्स कहते हो। ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली एंजाइम के साथ जुड़ता है बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है। जबकि कोएंजाइम जो है वो टेम्पररी बेसिस पे ज्वाइन होता है एंजाइम के साथ। ये क्लियर हो गया। क्या पढ़ा अभी हमने कि एंजाइम के साथ को फैक्टर अटैच होता है उसे फंक्शनल करने के लिए। अब को फैक्टर के कुछ टाइप्स रहते हैं। हमारा काम यहाँ पे कोएंजाइम को समझना था मेनली, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंजाइम के साथ जुड़े उसे फंक्शनल बनाए। टेम्पररी बेसिस पे ये जुड़ता है। ठीक है। सेकंड, कोएंजाइम के एग्जांपल्स में आपके पास NADH2 एंड FADH2 ये दोनों आते हैं। क्लियर हो गई बात। तो FADH2 खुद क्या है, इट्स अ कोएंजाइम। ओके। सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर कि ये बना हुआ किससे होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इट कंटेन्स न्यूक्लियोटाइड्स। एग्जैक्टली।
सो FADH2 इट कंटेन्स न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखो, सो FAD स्टैंड्स फॉर फ्लेविन फॉर F, एडिनोसाइन या फिर एडिनोसिन फॉर A, एंड न्यूक्लियोटाइड दो होते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर D, ठीक है। सो फ्लेविन एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, इट्स एन कोएंजाइम, लेकिन इसमें खुद कितना, 2 न्यूक्लियोटाइड रहता है। अभी FADH2 जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, NADH2 के भी। कुछ प्रोसेसेस में ये कोएंजाइम की तरह काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कोएंजाइम है तो एंजाइम के साथ जाएंगे, अटैच होंगे और वहाँ पे फंक्शन वगैरह करेंगे, रिएक्शन की स्पीड वगैरह बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ प्रोसेसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, या आपके पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और उससे ATP बनता है, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस है, वो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जब आएगा तो पढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन इनका फंक्शन वेरी करता है, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सही है। तो FADH2 आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ होता है। उसके बाद एक और चीज़, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक FADH से आपके पास 2 ATP बनते हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब FAD और FADH2 में क्या डिफरेंस है? कहीं पे लिखा हुआ है FADH2, कहीं पे FADH, कहीं पे FAD, सब क्या है? असल में जो आपके पास प्राइमरी मॉलिक्यूल है वो FAD होता है। जब उसके साथ आप हाइड्रोजन अटैच करोगे तो वो बना लेगा FADH2, ठीक है। और जनरली 2 हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसीलिए FADH2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, FADH2 और FAD। तो हम ये बोल सकते हैं कि FAD आपके पास प्राइमरी मॉलिक्यूल है, इसमें जब आप हाइड्रोजन की एडिशन कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो, इसकी रिडक्शन कर रहे हो FAD की, तो FADH2 बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि FADH2 इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD, ठीक है। सो हाइड्रोजन की आपने एडिशन किया FAD के साथ, you made FADH2. So FADH2 is a reduced form of what? FAD. Fine, clear. Now let's move to NADP. NADP भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। NADP आपके पास प्राइमरी मॉलिक्यूल है, इसमें जब आप हाइड्रोजन जोड़ते हो तो NADPH2 बन जाता है, ठीक है। सो NADPH2 में भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे FADH2 में होता है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखो, इट स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ किया गया, और कौन कौन से, एक AMP और 2 AMP का इस्तेमाल किया गया। सो एक ये न्यूक्लियोटाइड, दूसरी ये न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए हमने यहाँ पे एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड लगाया है। एक हमें जो यहाँ पे करेक्शन करनी है वो ये है कि FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बनी हुई है उसमें एडेनिन बेस आपने यूज़ किया है, तो एडिनोसाइन यहाँ पे नहीं आएगा, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आएगा, ठीक है। सो जैसे वहाँ पे फ्लेविन अटैच था FADH में, सो NADP में आप यूज़ करते हो निकोटिनामाइड। उसी तरीके से यहाँ पे जो निकोटिनामाइड है ये नियासिन विटामिन B3 का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो NADP आपके पास ये भी एक कोएंजाइम है, ये भी एक कोफैक्टर कोएंजाइम आप कह सकते हो, कोफैक्टर है, लेकिन कौन सा वाला कोफैक्टर है, कोएंजाइम, ठीक है, जैसे FADH2 था। अब इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, एडेनिन, यहाँ पे भी बेस कौन सी अटैच हुई हुई है, शुगर के साथ एडेनिन, तो इसीलिए एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि 2 AMPs होती हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे निकोटिनामाइड यूज़ किया गया है जो कि एक डेरिवेटिव है किसका, विटामिन B3 का। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर NADP का, 2 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं और एक आपके पास निकोटिनामाइड कंपाउंड हो गया। जैसे हमने देखा कि FADH2 कितना, एक FADH2 बनाता है 2 ATP, उसी तरीके से एक NADPH2 से आपके पास 3 ATP निकलता है। तो NADPH2 की जो ईल्ड है वो ज़्यादा है FADH2 से, सो ये 3 ATP प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या रेस्पिरेटरी चेन में इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।